हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 5 सारणिक चैप्टर का लेके आए हैं और इसमें एक दो क्वेश्चन छूटा हुआ था जो लेक्चर नंबर 4 में कराए थे। उसका 7वां और 8वां क्वेश्चन छूटा हुआ था। तो ये 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, एक आव्यूह ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है। तो सत्यापित करना है ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। दो आव्यूह 2 गुणे 2 क्रम के दिए गए हैं और इनके गुणनफल का इनवर्स बराबर इनके रिवर्स में, उनके विपरीत क्रम में बी इनवर्स ए इनवर्स के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका गुणा ए बी कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसका गुणा आप निकालेंगे ए बी, तो देखिए ये क्या आता है, ए बी इक्वल टू 3 7 2 5 और बी जो दिया है 6 8 7 9। जब इसका गुणा कराएंगे तो ये 18 धन 49, उसके बाद 24 धन 63, फिर 12 धन 35, फिर ये 16 धन 45। अब इसका ये जोड़ बना लेते हैं। जोड़ कितना आएगा, ये आएगा ये 49 8 57 57 10 67 और ये आएगा 87, ये आएगा 47 और ये 6 5 11 1 4 1 5 1 6 61। ठीक है, ये ए बी जो गुणनफल आया है इसको हम सी मान लेते हैं, सी। अब हमें ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है, तो इसको मैंने सी मान लिया, यानी सी इनवर्स निकालेंगे, यानी ए बी इनवर्स निकालेंगे। तो पहले आपको इसका मापांक सारणिक मान निकालना है, मॉड सी निकालना है, यानी डिटर्मिनेंट सी। तो ये जो है 67 87 47 61, तो ये 67 गुणे 61 माइनस 87 गुणे 47 करेंगे तो इसका गुणा करिए। 67 में 61 से गुणा, ये आएगा 7 6 6 7 42 2 4 36 4 40, ये 7 6 2 8 0 4087 आया, 4087। अब 87 में 47 से गुणा करिए, 7 7 49 9 4 7 8 56 4 60, फिर 4 7 28 की 8 2 4 8 32 2 34 और ये 9 8 6 4 10 3 1 4089 आ रहा है, 4089। और इसमें से घटाएंगे तो -2 आ रहा है, यानी जीरो नहीं है। ये जीरो नहीं है, इसका मतलब कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो जो ये सी है, इसी को माना है आपने सी, यानी जो ए बी आया है इसका सहखंड निकालना है। अब तो जब सहखंड निकालेंगे हर अवयव का, सी के प्रत्येक अवयव का, तो C11 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 61 आएगा, C12 माइनस में आएगा, माइनस में 47 आएगा, फिर C21 करेंगे तो माइनस में 87, फिर C22 करेंगे तो 67 आएगा। और इससे एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट सी, तो इसी को ले लेंगे 61 माइनस 47 माइनस 87 67, एडजॉइंट आ गया और उसका सारणिक मान आ गया। अब इससे सी इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स है, ये क्या है, सी ए बी है, तो ए बी इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट सी इंटू एडजॉइंट सी, तो 1 अपान -2 और एडजॉइंट सी को उतार लेते हैं, 61 माइनस 87 माइनस 47 67 और माइनस को अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा -61 87 47 माइनस 67। तो ये जो आ रहा है 1/2 के साथ, ये ए बी इनवर्स आ चुका है, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब हमें बी इनवर्स ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स निकालने से पहले इनका जो है सारणिक मान निकाल लेते हैं। तो बी का सारणिक मान निकालेंगे तो 54 माइनस 56, 54 माइनस 56 -2 आएगा। ए का सारणिक मान निकाल लेते हैं तो ये 15 माइनस 14 आएगा, 15 माइनस 14 1, और दोनों ही जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि दोनों का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। तो आइए इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। पहले A11 निकाल लेते हैं, यानी ए के सहखंड A11 इक्वल टू, पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 5, A12 निकालेंगे तो -2, A21 करेंगे -7, A22
A22 होगा 3, तो यहाँ से एडजॉइंट A इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 7 3, और यहाँ से A इनवर्स इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A बराबर 1 अपान माइनस कितना है, डिटर्मिनेंट A कितना है, 1 है, तो 1 है तो 1/1 1 ही होगा, और एडजॉइंट A है 5 माइनस 7 माइनस 2 3, तो ये A इनवर्स आ चुका है। अब इसके बाद B इनवर्स निकालना है, तो B इनवर्स के लिए इसके सहखंड B11, तो B11 जब निकालेंगे तो आएगा 9, B12 माइनस में आएगा, माइनस में क्या आएगा 7, B21 भी माइनस में आएगा 8, और फिर B22 ये आएगा 6, तो इससे एडजॉइंट B निकलेगा, एडजॉइंट B इक्वल टू 9 माइनस 7 माइनस 8 6, तो इसलिए B इनवर्स इक्वल टू 1 अपान B का साड़िक मान -2, और ये एडजॉइंट ले लीजिए 9 माइनस 8 7 6, B इनवर्स आ गया, A इनवर्स आ गया। अब ये B इनवर्स A इनवर्स दोनों का गुणा करना है, तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स बराबर, तो जो ये है 1/-2 9 माइनस 8 7 6, और A इनवर्स ले लेंगे 5 माइनस 7 माइनस 2 3, तो गुणा करते हैं 1/-2 9 × 5 = 45 प्लस 16, ठीक है, उसके बाद -63 9 × 7 = 63 माइनस 24, फिर 7 × 5 = 35, जो एडजॉइंट B है वही यहाँ लिखा गया है 9 माइनस 8 माइनस 7 6, यहाँ देखिए माइनस छूट गया है, यहाँ भी -7 रहेगा। अब इसके बाद करिए तो -35 और -12, फिर 49 हो जाएगा, और प्लस 18, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 1/-2 ये आएगा 61, और -87 -47, और ये कितना है 18 है, तो 9 8 17 4 1 5 1 6 67, और माइनस को अंदर गुणा करेंगे माइनस को, तो क्या हो जाएगा 1/2 -61 87 47 -67, ये आ रहा है। और इसको जरा ध्यान से देखिए, और ए बी इनवर्स को ध्यान से देखिए, दोनों देखिए सेम आएगा, 1/2 मिल रहा है, -61 87 47 -67, दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये इसके बराबर आ गया, यही दिखाना था। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से कोई भी वर्ग आव्यूह, चाहे वो 2 × 2 क्रम का दे दिया जाए, चाहे वो 3 × 3 क्रम का दे दिया जाए, तो ये हमेशा सत्य होता है। दो आव्यूहों के गुणनफल का व्युत्क्रम आव्यूह उनके विपरीत क्रम में व्युत्क्रम आव्यूहों के गुणनफल के बराबर होता है, ये चीज है। अब आइए कोई एग्जाम्पल -1 2 दिखाना है, a² - 5a + 7i = 0, 0 कहिए चाहे ये शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स, तब a इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो a आव्यूह है इसकी सहायता से ये 0 लाना है, और उसके बाद a इनवर्स लाना है। तो देखिए इसमें a² आया हुआ है, तो पहले a² कैलकुलेट कर लीजिए, a² = a × a, 3 1 -1 2 3 1 -1 2, गुणा कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा 9 -1, फिर 3 + 2, ठीक है, 3 × 3 + 2, फिर उसके बाद इससे गुणा करिए तो -3 -2, और फिर -1 + 4, और ये गुणा करेंगे, अब ये क्या आएगा 8 5 -5 3, तो ये a² आ चुका है, a² का मान आ चुका है। अब ये उठाकर इसी में रख देना है, इसी में रख देना है, a² -5a + 7i, और ये 0 यानी शून्य आव्यूह के बराबर लाना है। तो यहाँ इसको रखते हैं, a² का मान है 8 5 -5 3, और -5 a है 3 1 -1 2 + 7 i 1 0 0 1, चूंकि ये 2 × 2 क्रम का आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, इसीलिए इसका इकाई आव्यूह भी 2 × 2 क्रम का आव्यूह लेंगे। तो अब इसे यहाँ से हल करेंगे तो कितना आएगा 8 -15 + 7, फिर 5 -5 + 7 से गुणा करके 0,
फिर -5 प्लस प्लस हो जाएगा 5 और प्लस 7 से गुणा 0, फिर 3 -5 दूनी 10 प्लस 7 एकम 7, और ये हल करेंगे 8 7 15 -15, ये 0 हो जाएगा। ये 5 -5 0, ये भी 0, 7 3 10 -10, ये भी 0, यानी ये एक शून्य अभी आ रहा है, यानी कि ये 0 आ रहा है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि a² - 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 आ गया। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी यहाँ 3 घात का दे देता है, जो ये 2 घात का दिख रहा है, अगर ये 3 घात का करना होगा तो 3 घात यानी a³ निकालेंगे, पहले a² निकालेंगे, a² में फिर a से गुणा करके a³ निकालेंगे और फिर वो 3 घात वाले में रख देंगे। तो अब आइए a इनवर्स ज्ञात करते हैं। a इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करने पर, यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा, a इनवर्स से जब गुणा करेंगे तो लिखेंगे a इनवर्स इंटू a² -5 a इनवर्स इंटू a प्लस 7 a इनवर्स इंटू आई इक्वल टू a इनवर्स इंटू 0। तो ये जो a इसमें से निकलेगा एक ठो, a इनवर्स के साथ आई दे देगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं a इनवर्स इंटू a इक्वल टू आई होता है, ठीक है। तो यहाँ से a और a इनवर्स गुणा होके आई, एक ठो a बच जाएगा, -5 a इनवर्स इंटू a, ये भी आई हो जाएगा, प्लस 7 a इनवर्स इंटू आई, a इनवर्स होगा, क्योंकि आई का गुणा किसी भी आयु से उसी करेंगे तो वही आएगा, फिर इक्वल टू 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ से 7a इनवर्स बराबर ट्रांसफर कर दो, तो ये आई इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, आई इंटू ए हो जाएगा, तो a इधर आके -a प्लस 5i, और यहाँ से -a, ध्यान से देखिए -a जो है उसमें माइनस लगा देना है, तो माइनस को लगाएंगे तो -3 -1 1 -2 प्लस 5i, तो जो i है, i जो होता है उसे 5 से गुणा कर दो तो 5005 हो जाएगा। तो यहाँ से 7a इनवर्स इक्वल टू, ये देखिए कितना आ रहा है, -3 धन 5, -3 धन 5, फिर -1 धन 0, फिर 1 धन 0, और फिर -2 धन 5, -2 धन 5। तो यहाँ से 7a इनवर्स इक्वल टू, ये आएगा 2 -1 1 3, और 7 इधर पक्षांतर होके a इनवर्स बराबर 1/7 2 -1 1 3, ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर है 2 -1 1 3, ये इसका आंसर आ गया a इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, 3 घात का हो चाहे 2 घात का आए, तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और a इनवर्स निकालना है तो दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करके इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद है बच्चों, जो हम लोगों ने आबी और सारणी को पढ़ा है उसका अनुप्रयोग कहाँ होता है, वो उसको देखेंगे। अब आइए बच्चों ये समझते हैं कि सारणिक और आव्यूह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये मुख्यतः 2 चर वाला रैखिक समीकरण निकाय या 3 चर वाला रैखिक समीकरण निकाय को हल करने में, उनके हलों के बारे में, उसका हल कैसा है, संगत है कि असंगत है, ये सब निकालने में प्रयोग किया जाता है। तो 2 चर का रैखिक समीकरण निकाय हो चाहे 3 चर का रैखिक समीकरण निकाय हो, उसको हल करने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे आपको बता दें, मान लीजिए 3 चरों वाला एक रैखिक समीकरण ले लेते हैं, 3 चरों वाला रैखिक समीकरण मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये जो मैंने समीकरण लिया है, ये 3 चर है इसमें x y z, और बाकी जो इसमें लेटर दिख रहे हैं वो सब कांस्टेंट है, कोई ना कोई नंबर है। तो चूंकि 3 चर है इसलिए यहाँ पर इसका सिस्टम 3 समीकरण में बनेगा। 3 चरों का रैखिक समीकरण है तो 3
समीकरण में ये प्राप्त होगा। तो अब जो है इसका हल एक्स वाई जेड का मान हम कैसे निकालते हैं, यही हम इसमें प्रयोग किया जाता है, इसमें करते हैं। तो अगर हम इस समीकरण को आव्यूह विधि में रखें तो देखिए इसका फॉर्म इस तरह से बनता है, a1 a2 a3, ये गुणांक y का ले लो, b1 b2 b3, z का गुणांक c1 c2 c3, और इधर जो कांस्टेंट है, अच्छा एक चीज, इनटू के बाद ये जो चर है एक्स वाई जेड वेरिएबल है, ये एक्स वाई जेड, ये इस तरह से स्तंभ आव्यूह में लिखेंगे। इसके बाद बराबर है, फिर ये जो कांस्टेंट है d1 d2 d3, ये एक आव्यूह हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस आव्यूह का गुणा इसमें करेंगे तो हमें यही तीनों प्राप्त होंगे। इधर भी एक आव्यूह है, तो अब जैसे इसका गुणा इससे करोगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 से हो जाएगा तुलना। फिर इसका दूसरे इस स्तंभ से कराएंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 के हो जाएगा। इसी तरह से ये तीनों समीकरण को हम इस आव्यूह मेथड में लिख सकते हैं, और इस आव्यूह को कैपिटल ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से, और इस आव्यूह को कैपिटल एक्स से दिखाएंगे, अब बराबर इसको कैपिटल बी से दिखाएंगे। यानी ये जो रैखिक समीकरण सिस्टम है, निकाय है, इसे हम मैट्रिक्स मेथड में आव्यूह विधि में हम इस रूप में लिखते हैं। आव्यूह रूप में इस तरह से ax इक्वल टू बी के रूप में लिखा जाता है, जो कि इस तरह से a ये है, x ये है, b ये है। अब आइए आप समझते हैं कि इसका हल कितने प्रकार का होता है। देखिए इन समीकरणों को जब आप हल करोगे तो एक्स वाई जेड के जो मान आएंगे वो या तो एक एक मान आएंगे, अद्वितीय हल आएंगे, या तो हो सकता है इसके अनेक हल आए, अनंत हल आए, और या तो इसके हो सकते हैं कि कोई हल ना आए, एक्स वाई जेड का ऐसा कोई मान ही ना आए जो इन तीनों को संतुष्ट करे। तो यहाँ से तीन प्रकार का हल होता है, अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। तो उसका भी पता हम लोग यहीं से निकालेंगे। तो सबसे पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट। जब इसका अद्वितीय हल होगा तो केस फर्स्ट, यदि ये जो ए आव्यूह है इसका सारणिक मान 0 ना हो, अगर जो आव्यूह ए जो इससे बनता है इसका सारणिक मान अगर 0 नहीं है, तब इसका हल एक अद्वितीय हल जरूर आएगा, यानी एक्स वाई जेड के एक एक मान जरूर आएंगे। ठीक है, अब ये मान निकालेंगे कैसे, कैसे इसको हल करेंगे इस मेथड से। तो यहां से लेंगे ए एक्स इक्वल टू बी, दोनों तरफ लेफ्ट में ए इनवर्स लगा देते हैं। तो जब ए इनवर्स लगाएंगे ए एक्स के साथ, इधर भी ए इनवर्स लगाएंगे बी के साथ, तो ए इनवर्स इंटू ए बाहर एक्स, ए इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स इंटू ए इनका गुणा आई दे देगा, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और आई एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स ही होगा, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहां से जो ये हमें रिजल्ट मिला ये कैपिटल एक्स है, देखा जाए अगर तो कैपिटल एक्स यही है, एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स, यानी जो ए है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये जो है इसका इनवर्स, और जो b है, b जो है d1 d2 d3। तो जब ये आव्यूह है इसका इनवर्स निकाल लेंगे और उसका गुणा b से करा देंगे, तो जो आएगा गुणा उसका तुलना करा देंगे x से, y से, z से, तो हमें x के मान, y के मान और z के मान निकल जाएंगे। तो याद रखिए जब कोई भी तीन चर का रैखिक समीकरण निकाय को हल करेंगे तो सबसे पहले उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, उससे जो a प्राप्त होगा उसका सारणिक मान निकालेंगे, और वो 0 नहीं होना चाहिए। जो सारणिक मान 0 नहीं होता है ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो अगर a का सारणिक मान 0 नहीं है तब हम लोग ये विधि से प्रयोग करके एक्स वाई जेड का अद्वितीय मान निकालेंगे, यानी एक एक मान, एक एक हल इसका निकल जाएगा। इसके बाद आता है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होता है, यदि सारणिक a बराबर 0 हो जाए,
अगर सारणी ए का मान 0 हो जाए तब क्या होगा, समझिए बात को। तब पहली स्थिति होगी, तब हम लोग क्या करेंगे, एडज्वाइंट ए तब इस स्थिति में एडज्वाइंट ए इंटू बी को परिकलित करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर ए का सारणिक मान 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है, उस ए का सखंडज आव्यूह निकालना है और जो ये बी है उससे गुणा कर देना है। अब ये जो वैल्यू है, यदि पहला केस, यदि एडज्वाइंट ए इंटू बी इनका गुणनफल एक शून्य आव्यूह नहीं आ रहा है, एक शून्य आव्यूह नहीं आ रहा है, तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं असंगत हल, असंगत हल। और दूसरी स्थिति, यदि एडज्वाइंट ए इंटू बी ये अगर शून्य आव्यूह आ रहा है तब समीकरण का हल, तब समीकरण निकाय के हल या तो अनेक हल होंगे, या तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का मतलब कि संगत हो सकता है, संगत हल, या कोई हल ना हो, या कोई हल नहीं होंगे, यानी असंगत हल, असंगत हल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि अगर ये जो आव्यूह है इसका मान सारणिक मान 0 आ रहा है तो आपको इसका एडज्वाइंट ए निकालना होगा और बी से गुणा करना होगा। अगर ये शून्य आव्यूह आ रहा है, याद रखिए ये जो 0 दिख रहा है ये शून्य आव्यूह है, तो अगर ये शून्य आव्यूह आ रहा है, सॉरी शून्य आव्यूह नहीं आ रहा है, तब उसका तो कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत हल होगा। और अगर शून्य आ रहा है तब या तो उसके अनेक हल होंगे या तो उसके कोई हल नहीं होंगे। मतलब एक चीज कंफर्म नहीं कर सकते, उसमें या वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है तब ये क्लियर है कि उसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर इसका जो हल होगा ये अद्वितीय हल होगा, जिसको संगत हल के नाम से भी जानते हैं, संगत हल, कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको, और असंगत को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी रैखिक समीकरण का इस तरह से सिस्टम दिया हो तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में बनाकर ए निकालिए, ए का सारणिक मान निकालिए, देखिए 0 है कि नहीं है। अगर 0 नहीं है तब तो उसका अद्वितीय हल इस विधि से निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, इससे गुणा करेंगे। और अगर ये 0 आ रहा है तो एडज्वाइंट ए और बी से गुणा करके शून्य आव्यूह है कि नहीं, अगर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। और अगर इनका गुणा 0 है तो या तो इसके अनेक हल होंगे या तो इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इस पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, उसका हल कैसा है, मूलों की उसके हल की प्रवृत्ति कैसा है, ये हम लोग भी देखेंगे।